हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार भारती आपका आपके ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स फॉर ऑल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है उसके जेईई मेन के पीवाईक्यूज काम करने वाले हैं डिस्कशन। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैग्नेटिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों के भर भर के जेईई मेंस में आता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो हम लेने वाले हैं 19 पीवाईक्यूज जो कि कुछ सालों में पिछले आए हैं जेईई मेंस में और शानदार पीवाईक्यूज हैं। ऐसा हो सकता है कि आज के इन क्वेश्चन से आपके पेपर में आपका जो शिफ्ट होने वाली जेईई मेन में उसमें क्वेश्चन मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसलिए क्या है, इसको आराम से इसको पूरा एक बार डिटेल से देखना है अच्छे से और एक एक क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अच्छा, और इनका जो ये जो क्वेश्चंस हैं इनका जो पीडीएफ है मैंने वो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया है, आप वहाँ से उसको एक बार चेक कर लें और उसके आंसर की भी जो आंसर की है वो भी क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं पहले खुद से सॉल्व करना देन यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट, देन आफ्टर दैट यू कैन वॉच द सॉल्यूशन। अदरवाइज अगर आप चाहो तो क्या थ्रू आउट सीधा सोल्यूशन पे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों, फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना क्या परमानेंट मैग्नेट्स, अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के जेईई मेन के पीवाईक्यूज के बारे में और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और मैग्नेटिक फोर्स के मैं पहले ही करा चुका हूं पीवाईक्यूज। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं फटाफट और एक एक करके करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। चलिए बच्चों देखते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये है हमारी एक्चुअली क्या है जो हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की और परमानेंट मैग्नेट की जो हमारी जो दे रखा है हमने क्वेश्चन यहाँ पर उनकी आंसर की दे रखी है हमको एक्चुअली, है ना। और ये उनके आंसर्स हैं, स्टेप बाय स्टेप करके क्या हम फटाफट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज एक्चुअली क्या है भाई, the space inside the straight current carrying solenoid is filled with the magnetic material having the magnetic susceptibility equal to कितना है हमारा 1.2 into 10 to power 1.2 into 10 to power कितना 10 to power -5। ठीक है, अच्छी बात है। हमसे क्या बोल रहा है इस केस में दैट व्हाट इज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड विद रिस्पेक्ट टू एयर एज मीडियम इनसाइड सोलेनॉइड। हमने क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है बच्चों क्या कि पहले यहाँ पे क्या है, ये सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड में पहले तो यहाँ पे एयर थी, बाद में हमने क्या कर दिया है यहाँ पर द स्पेस इनसाइड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज फिल्ड विद मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, बाद में हमने क्या कर दिया यहाँ पर एक मैग्नेटिक मटेरियल फिलअप कर दिया है और ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है हमसे बोल रहा है इस केस में क्या किसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाई हमको यहाँ पे दे रखी है, कितनी है गिवन टू अस। तो हमसे बोल रहा है बताओ कि कितना फ्रैक्शनल क्या है, फाइंड द व्हाट इज फ्रैक्शनल इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड में कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा, कितना इंक्रीज आएगा। तो कोई दिक्कत की बात ही हम जानते हैं इनिशियल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसमें इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी दैट इज व्हाट बी नॉट, अगर लिखा जाए कितनी होगी म्यू नॉट एन आई होगी एन जो है नंबर ऑफ लूप पर लेंथ, आई इसमें करंट है। जब यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक मटेरियल फिलअप कर दिया है तो अब इस केस में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी क्योंकि ये हो जाएगा मैग्नेटाइज मटेरियल, तो अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी नेट वो क्या बनेगी इस केस में, वो आती है म्यू आर टाइम्स इंटू म्यू आर इंटू कितनी बन जाती है बी नॉट बन जाती है। म्यू आर कितना है हमारा, म्यू आर है हमारा कितना 1 प्लस चाई ये होता है इंटू कितना है हमारा बी नॉट। ठीक है, ये बन जाती है। तो ये होगी हमारी फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी क्या थी पहले वाली इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी 1 ये 2। ठीक है, हमसे बोल रहा है बताओ कितना फ्रैक्शनल चेंज आया, फ्रैक्शनल चेंज बोल रहा है ना, फाइंड द कहाँ गया फ्रैक्शनल इंक्रीज। फ्रैक्शनल इंक्रीज क्या होगा भैया, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ये हो गया चेंज डिवाइड बाई कर दो इनिशियल। क्या आएगा फ्रैक्शनल इंक्रीज कि भैया डेल्टा बी बाई बी नॉट, ये तो आएगा भाई कितना चेंज आया फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल। तो कितना बन गया देखो, तो लिखे तो ये करें मैंने 1 प्लस चाई इंटू बी नॉट माइनस बी नॉट डिवाइड बाई कितना बन गया बी नॉट। तो अगर आप देखो यहाँ पे इस केस में तो बी नॉट पूरा उड़ ही गया हर जगह, यहाँ बचेगा 1 माइनस चाई इंटू 1 से 1 उड़ गया। तो फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा इस केस में आ जाएगा चाई के बराबर, कितना है हमारा यहाँ पर ये 1.2 इंटू 10 to power -5। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज कितना आएगा इस केस में हमारा दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 to power -5। सिंपल था, कुछ नहीं करना हमको, सिंपल क्या है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है उनके फॉर्मूले लगाने हैं, एकदम हलवा क्वेश्चन था, है कि नहीं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा आंसर क्या है इस केस में, यहाँ पर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन कब आया हमारा, ये क्वेश्चन आया है जेईई मेन 2022 में 28 जनवरी शिफ्ट 2 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी of
ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज 99। ओके भैया, ठीक है, बढ़िया। द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल इन वेबर पर एम्पियर मीटर इज, हमसे पूछ रहा है इस केस में जहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हमें दे रखा है, तो हम क्या जानते हैं, सिंपल से फॉर्मूला जानते हैं कि म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है भैया, म्यू आर इज इक्वल टू होता है 1 + चाई, है ना। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव परमेबिलिटी, और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, म्यू आर क्या होती है भैया, म्यू आर जो होता है वो होता है म्यू परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है। हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल पूछ रहा है, म्यू पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ से म्यू आर मिल जाएगा, पुट कर देंगे, यहाँ से म्यू मिल जाएगा सीधा। तो म्यू आर कितना बन गया, देखो यहाँ से म्यू आर कितना आ गया हमारा 1 + चाई, तो चाई कितना है 99, तो ये आ गया हमारा 100, उठा के वहाँ चिपकाओ, तो 100 इज इक्वल टू कितना बन गया, म्यू बाई म्यू नॉट, ठीक है भैया। म्यू क्या है, द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है भैया। सॉल्व करो, खत्म हो गया अब तो, इधर जाएगा कितना बनेगा, म्यू कितना आया 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू 100 कितना बन गया हमारा, ये आ गया म्यू आ गया हमारा कितना 4 पाई × 10⁻⁵, और जो भी इसकी SI यूनिट्स है ना, SI यूनिट्स, सिंपल है ना। हमने देखा वेबर पर एम्पीयर मीटर में तो कितना बनेगा इस केस में, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था बच्चों, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या बोल रहा है देखिए ना, हाँ भाई, given below have the two statements, okay fine, one is labeled as assertion and other is labeled as region. Non-polar materials having do not have any permanent dipole moment, तो नॉन पोलर मटेरियल होते हैं उनका कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता। सही बात है भाई, कि जो नॉन पोलर मटेरियल होते हैं उनका कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर हम बात करें उन केस में तो उनका जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है आपस में क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं ना। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपस में करता है कोइंसाइड, तो उनका जो डायपोल मोमेंट होता है हर जो मॉलिक्यूल का उनका कितना होता है, 0 होता है। प्लस अगर आप ओवरऑल मटेरियल की बात करोगे तो ओवरऑल मटेरियल का डायपोल मोमेंट भी कितना होगा इस केस में, दैट इज ऑल्सो 0। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो एसेशन तो हमारा करेक्ट है। रीजन क्या बोल रहा है, रीजन बोल रहा है हमसे क्या, व्हेन ए नॉन पोलर मटेरियल, दिस अगर बात करें यहाँ पर ये नॉन पोलर मटेरियल है, इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके फाइन, is placed in electric field, the center of the positive charge distribution of its individual atom or the molecule coincide with the center of negative charge distribution। देखो भाई हमसे क्या बोला, अगर हम यहाँ पे करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, अगर हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, है ना, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो कहानी क्या होगी, देखो भाई यहाँ पर कि इन पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा। ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा। तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, है कि नहीं है, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। इस केस में होगा क्या भाई कि इफेक्टिवली यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का क्या जाएगा, एक सर्टन डायपोल मोमेंट आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, एक सर्टन डायपोल मोमेंट आएगा। कैसे बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पार्शियली पोलराइज हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, पार्शियली पोलराइज हो जाएगा, है ना। हम पढ़ते नहीं है डाइलेक्ट्रिक में, डाइलेक्ट्रिक में पढ़ते हैं ना, वही तो आता है, सही है कि नहीं है, डाइलेक्ट्रिक में आता है। तो इस केस में क्या होगा, तो ये जो होगा, ये जो हमारा जो एटम है वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा पोलराइज। और इस पर इसका बात करें तो इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपस में कोइंसाइड करने वाले नहीं है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि ये तो बोल रहा है कोइंसाइड करेगा। क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड करने वाले नहीं है। तो हमारा तो ये तो क्या हो जाएगा भैया, इस केस में गलत हो जाएगा। तो असर्शन क्या है, सही है, ओरिजिन क्या है भैया, गलत है कि नहीं है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। तो हमारा क्या बनेगा इस केस में, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज करेक्ट एंड सी इज मतलब रीजन इज नॉट करेक्ट, है ना। सिंपल था बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी मेन में। तो ऐसे जरूर ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपके जे मेन के पेपर में आपको अप्रैल अटेम्प्ट में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट करना पड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हमसे क्या बोल रहे हैं, देखिए बेटा, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, ओके फाइन। क्या स्टेटमेंट है भैया, पहला स्टेटमेंट, the susceptibilities of the paramagnetic and ferromagnetic substance increases with decrease in temperature। ओके, आपने पढ़ा है क्या क्यूरीज लॉ, क्या होता है, चाई इज इक्वल टू होता है C/T। सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, मतलब जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर तो ससेप्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अगर मान लो
ये है पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो डायपोल मोमेंट अलग अलग है ऐसे, है ना। अब जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे इसका टेम्परेचर, तो इस वजह से इनका रैंडम मोशन में बढ़ता जाएगा। क्यों? थर्मल एजिटेशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडम मोशन बढ़ेगा भाई। अच्छा, और अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अगर बात करें तो हम जानते हैं वहाँ पे क्या करती हैं, डोमेन्स करती हैं एग्जिस्ट, वहाँ पे डोमेन्स करती हैं। मान लीजिए अलग अलग डोमेन्स हैं ऐसे ना, ये अलग अलग डोमेन्स हैं। अब जैसे हम बढ़ाते जाएंगे इसका टेम्परेचर, तो होगा क्या भाई, इन मॉलिक्यूल्स का थर्मल एजिटेशन की वजह से बढ़ता जाएगा वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा बच्चों कि इसका जो नेट इफेक्ट है, अगर यहाँ पे जो बात करें तो इसमें जो मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइजेशन की जो प्रॉपर्टी वो घटती जाएगी। और अगर मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी घटती जा रही है मतलब ये मैग्नेटाइज कम हो रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है कि ससेप्टिबिलिटी घट रही है। ये तो मतलब होता है, और क्या होता है मतलब, है ना। तो क्या बोला, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो वाइस वर्सा, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटेगी। तो ये बात तुम्हारा क्या है, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है भैया, ठीक है ना, सिंपल है। फिर क्या बोल रहे हैं, डायमैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। डायमैग्नेटिज्म इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलपिंग मैग्नेटिक मोमेंट्स अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है भाई। अगर बात करें तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है कि मान लो हम जानते हैं कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन है किन में करता है एग्जिस्ट, जिनमें क्या होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर किसी एटम के में आखिरी ऑर्बिट में क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, हमने जैसे ही एक इधर घूम रहा है और एक दूसरा क्लॉकवाइज में घूम रहा है, दूसरा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। हमने जैसे ही यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही क्या होगा भाई, या फिर बार मैग्नेट लेकर आए कि तुरंत इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, किधर, पीछे की तरफ। जब इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा पीछे की तरफ तो एक इंड्यूस करंट जनरेट होगी जो कि इसका क्या करेगी, अपोज करेगी। तो यहाँ पर इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो जो करंट है वो किधर जनरेट होगी बच्चों, पीछे की तरफ। मतलब ये वाली जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नेट इफेक्टिव करंट किधर आएगा, पीछे की तरफ आएगा। तो भाई इस केस में इसका डायपोल मोमेंट आएगा किधर की तरफ, पीछे की तरफ आएगा, है ना। डायपोल मोमेंट किधर आएगा, पीछे की तरफ। ये तो होता है क्या बोलते हैं डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्या कि भाई डायमैग्नेटिज्म क्या होता है कि जैसे ही हम किसी मटेरियल को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें पाए जाते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही क्या होगा, उसमें एक लेंज लॉ के थ्रू एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा जो कि क्या होगा, अपने थ्रू फ्लक्स के चेंज का अपोज कर रहा है। दिस प्रॉपर्टी इज नेम्ड एज डायमैग्नेटिज्म। और ऐसी प्रॉपर्टी जो शो करते हैं मटेरियल बहुतायत मात्रा में, उन्हें बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, है कि नहीं है। तो क्या बोल रहा है, द डायमैग्नेटिज्म इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप्ड इन, सही बात बोल रहा है ना, कि भाई ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है कि भाई जो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट क्यों जनरेट हो रहा है, अपोजिट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। तो स्टेटमेंट भी भैया सही है कि टेम्परेचर अगर हम घटाएंगे तो चाहिए बढ़ेगा। दूसरा डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी बताएगी, वो भी क्या है, सही है। दोनों क्या है, सही है। बट ये क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। तो इस केस में दोनों ही करेक्ट हैं, बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। तो हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमारा कब आया है भैया, जेईई मेन 2022 में 25 जून शिफ्ट 2 को है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके भाई क्या बोल रहा है, देखो जरा। The soft iron is suitable material for making an electromagnet. This is because, देखो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज़ करते हैं कि ताकि वो आसानी से क्या हो जाए भाई, आसानी से वो मैग्नेटाइज हो जाए, है ना, आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए। और क्या हो, जब मैग्नेटिक फील्ड हटाएं तो कोई भी वहाँ पर कोई भी क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसमें ना बची रह जाए, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा क्यों होता है, सॉफ्ट आयरन है तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है क्या होगा यहाँ पर, तो इसकी जो रिटेंटिविटी है क्या होगी, वो तो लो होगी, है ना। रिटेंटिविटी क्या होगी, वो तो लो होगी। और कोर्सिविटी भी क्या होगी यहाँ पर, वो लो होगी, है ना। अच्छा, और अगर बात करें यहाँ पे इसकी जो परमेबिलिटी होती है ना, क्योंकि आयरन है तो आयरन की जो परमेबिलिटी वो तो बहुत हाई होती है। तो परमेबिलिटी क्या होगी इस केस में, इसकी वेरी हाई, ठीक है। अच्छा, तो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। साथ ही साथ क्या होता है, जब जैसे मैग्नेटिक फील्ड रखोगे परमेबिलिटी हाई का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड
उस जोन में करने गया। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये सॉफ्ट आयरन है, जैसे तुमने इसको रखा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे रखा हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा यहाँ पर, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही कहानी की होगी भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक रखा, ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहाँ से पास हो जाएंगे इस केस में, इसके थ्रू पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो ये है आसान भाषा में परमेबिलिटी का मतलब, है ना, कि भैया यहाँ पर कितना ज़्यादा क्या मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू बढ़ जाएगा। ठीक है, आसान भाषा में तो हम चाहते हैं यही है। दूसरा, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तो अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचनी चाहिए। ऐसा भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड बची तो क्या मतलब है, वो फिर तो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो क्यों यूज़ करते हैं इस केस में यहाँ पर, सच दैट इसकी परमेबिलिटी क्या हो, हाई हो, साथ ही साथ क्या हो, उसकी जो रिटेंटिविटी हो क्या हो, वो लो हो। ठीक है भैया, तो कहानी क्या है, जहाँ देखो ऑप्शन सही हमारा सही होगा। तो क्या बोल रहा है, लो कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी, ये तो गलत है, वैसे भी होता ही नहीं है, तो ये तो गलत है ना। लो कोर्सिविटी एंड लो परमेबिलिटी, लो कोर्सिविटी होती है पर परमेबिलिटी लो नहीं होती, गलत है। हाई परमेबिलिटी एंड लो कोर्सिविटी, सही बात है ना, हाई परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी, सही है। और ये क्या बोल रहा है, हाई परमेबिलिटी नहीं तो होते ही नहीं, वैसे भी तो गलत ही है। तो आंसर क्या बनेगा इस केस में हमारा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या, हाई परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी की वजह से हम किसको यूज़ करते हैं बच्चों, क्या नाम, सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, है ना। सिंपल था, है कि नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। ओके, A perfectly diamagnetic sphere has a small spherical cavity in its center, which is filled with a paramagnetic substance. Okay, the whole system is placed in a uniform magnetic field. Then the field inside the paramagnetic substance is, देखो क्या बोला है, perfectly diamagnetic material, क्या मतलब क्या है, perfectly diamagnetic material मतलब क्या है, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या है, जिसमें क्या हो, नेट भाई, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है कि जब हम क्या रखते हैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है भैया कि इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये मैट क्या है, अगर कोई परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी भैया, उसके 0। ठीक है, कोई यहाँ पर मैग्नेटिक घट जाती है, तो परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या है, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर ये परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ पर क्या है, एक कैविटी है, और इस कैविटी में हमने क्या रखा है भैया, यहाँ पे रखा है एक, क्या नाम इसका, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अच्छी बात है। तो अंदर जैसे हमने यहाँ पे इसको रखा है, क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बी एक्सटर्नल है, तो ये अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। क्यों 0 होगी भाई, क्योंकि कैसा है मटेरियल है, ये तो है परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो अंदर पूरे वाले जोन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी, 0 है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इसका नाम क्या है, क्या नाम, ये हमारा रखा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम जानते हैं क्या होता है, अगर मान लो ऐसा रखा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो हम जानते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो है, जो एटम्स होते हैं उनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, सबका अलग अलग होता है, अलग डायरेक्शन सब होते हैं। तो बट जब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाती है, तब नेट डायपोल मोमेंट कितना आता है, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, 0 आता है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी आती है भैया, यहाँ पर 0 आती है, क्योंकि सब कैंसिल हो जाते हैं। तो हमसे बोल रहा है, अब देखो भाई यहाँ पर तो इस पूरे जोन में अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और ये भाई साहब कहाँ रखे हैं, ये रखे हैं 0 मैग्नेटिक फील्ड में। जब ये 0 मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं तो ये अवस्था होगी, हर एटम का डायपोल मोमेंट तो करता है एग्जिस्ट, बट सबका कैंसिल होकर क्या गया, कट के 0 हो गया, और नेट मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी है, 0 है। तो इस केस में कहानी क्या हो जाएगी भैया कि हमसे बोला है फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कितनी आएगी, ऑब्वियस सी बात है, नेट इफेक्ट कितना आएगा इस केस में, 0 आएगा, क्योंकि ये कहाँ रखा हुआ है, 0 मैग्नेटिक फील्ड में अंदर रखा हुआ है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी इस केस में, दैट विल बी 0। तो कहाँ बनेगा इस केस में, क्या बोल रहा है, बी वेक्टर बी कैंसिल आएगा, 0 आएगा, सिंपल बात है ना। बी नेट कितना आएगा यहाँ पे अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, 0 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं, द मैग्नेटिक मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट्स। अच्छा, पी है ना, परमानेंट मैग्नेट्स की बात कर रहा है, पी है, और मैग्नेट्स इन द ट्रांसफार्मर, टी उनके लिए बात कर रहे हैं, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग, विच प्रॉपर्टी बेस्ट इमेज फॉर द टाइप ऑफ मैग्नेट। तो जो हमने जब पढ़ते हैं ना हिस्टैरिसीस कर्व, किसके लिए, फेरोमैग्नेट्स के लिए, तो वहाँ पे कहानी क्या आती है, जब हम बात करते हैं आई वर्सेस एच ग्राफ, तो आपको पढ़ा भी होगा, आई वर्सेस एच ग्राफ जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि भाई इस केस में जो ग्राफ बनता है, कैसे बनता है, ऐसा बनता है ना, अगर क्या है हमारा, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा जो मैग्नेट मटेरियल है उसकी रिटेंटिविटी भी हाई हो और कोर्सिविटी भी हाई हो, इससे हम बनाते हैं क्या, इससे हम बनाते हैं बच्चों क्या, परमानेंट मैग्नेट्स। और ऐसा मटेरियल जिसके लिए जो
रिटेन करने की प्रॉपर्टी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी क्या हो, लो हो, है ना, उससे हम क्या बनाते हैं, उससे बनाते हैं एक्चुअली उसको हम फिल करते हैं क्या, सॉफ्ट आयरन कोर की तरह। साथ ही साथ कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों, उसको ऐसे बनाते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, है ना, जिनके लिए रिटेन करने की प्रॉपर्टी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी क्या हो, लो हो। तो ऑब्वियस ये बात है, परमानेंट बनाएंगे तो उसका परमानेंट मैग्नेट किससे बनेगा, जिसके लिए जो कोर्सिविटी है वो क्या है, हाई है, और जो रिटेंटिविटी है वो भी क्या है, हाई है, ठीक है ना, ऑब्वियस ये बात है। और इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, उसका उल्टा होगा, दोनों ही क्या होंगे, कम होंगे। तो क्या बोले देखो हमसे यहाँ पर, तो परमानेंट मैग्नेट पी के लिए क्या होना चाहिए, हाई रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी। तो क्या, और टी के लिए क्या होना चाहिए, दोनों स्मॉल होने चाहिए। तो क्या बोल रहा है, टी के लिए लार्ज रिटेंटिविटी एंड स्मॉल, तो गलत ही है ना भाई, स्मॉल चाहिए ना। फिर क्या बोल रहा है, पी के लिए, पी मतलब हमारा क्या, परमानेंट मैग्नेट के लिए दोनों ही लार्ज चाहिए, तो स्मॉल बोल रहा है, तो गलत है। फिर टी क्या है हमारे यहाँ पर, ट्रांसफार्मर में जो कोर यूज़ करेंगे उसके दोनों स्मॉल चाहिए, क्या बोला, लार्ज लार्ज नहीं, दोनों के लिए स्मॉल चाहिए, तो गलत है हमारे इस केस में ना, है कि नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फिर हमसे क्या बोल रहा है, डी में, पी में लार्ज परमानेंट मैग्नेट के लिए लार्ज रिटेंटिविटी और क्या है हमसे यहाँ पे लार्ज कोहेसिविटी, तो सही हमारा क्या ऑप्शन है इस केस में, डी। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्या प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है ना। आप रोटेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन करते रहते हैं, उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, फालतू मैथ करते रहते हैं, होते नहीं है, जेईई पेपर में गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो आसानी से आराम से एक बार आप करना शुरू करोगे, खर्च अगर बहुत है खर्च हो जाएगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आप क्या है जेईई मेन के पेपर में करके जाओ भैया, आते पकूते, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं यार क्या बोल रहा है। अच्छा, हमको दे रखा है यहाँ पे बी वर्सेस एच ग्राफ दे रखा है, बी वर्सेस एच ग्राफ दे रखा है। हमसे क्या बोला है, फिगर गिव द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बी वर्सेस एच ग्राफ वेरिएशन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड द फॉर अच्छा द रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी एंड सैचुरेशन रिस्पेक्टिवली। तो हम जानते हैं कि जो रिटेंटिविटी है वो क्या होती है, रिटेंटिविटी क्या होती है हमारी यहाँ पर, ये है ना, ये वाला पार्ट, कितना मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रिटेन करता है इवन इफ हमने यहाँ पर क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया। अच्छा, दूसरा एच क्या बताता है यहाँ पर, देखो यहाँ पे था कोर्सिविटी क्या होती है, कोर्सिविटी हमारी क्या होती है भाई, कि जब हमने यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएं ताकि क्या है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो कितना हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएं अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। और सैचुरेशन क्या होता है भैया, कि मैक्सिमम कितनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अरे लगाई जा सकती है इन द मटेरियल। अच्छा, तो अगर बात करते हैं यहाँ पर देखो, तो क्या होगी हमारी यहाँ पे रिटेंटिविटी क्या होगी भैया, इस केस में देखा जाए तो कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड जो है 1.0 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है जब हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देते हैं। दूसरा फिर कहाँ गया, कोर्सिविटी क्या है हमारी, जो कोर्सिविटी है क्या इस केस में आएगी भैया, वो हो जाएगी -50 एम्पियर पर मीटर। कितनी जाएगी इस केस में, 50 एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना, एक बात। दूसरा फिर क्या बात करें यहाँ पर क्या पूछ रहा हमसे यहाँ पर, सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम कितनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या रहेगी, यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तो मैक्सिमम कितनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी अवेलेबल, 1 कितनी रहेगी, 1 कितना, ये 1 है, ये हमारा 2 है, ये 1.5 है, कितनी रहेगी मैक्सिमम 1.5 टेस्ला। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इस केस में, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, है कि नहीं है, डी हमारा क्या इस केस में करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। ओके, क्या बोला है देखिए यहाँ पर, 2 मैग्नेटिक डायपोल x and y आर प्लेस्ड एट सेपरेशन d। ओके फाइन, हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, नाउ विद देयर एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पे 2 रखे हैं, हमको दे रखे हैं बार मैग्नेट, यहाँ पर एक ये रखा है, दूसरा x और y दे रखा है। द डायपोल मोमेंट ऑफ y, द डायपोल मोमेंट ऑफ y हमारा y है, इज ट्वाइस दैट ऑफ x, ठीक है भाई, मतलब इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसका 2m दे रखा है। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q इज पासिंग थ्रू देयर मिड पॉइंट p, ओके फाइन, एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है भैया, विद द हॉरिजॉन्टल लाइन एज शोन इन द फिगर, व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। हम जानते हैं भैया अगर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा, QV क्रॉस B। चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है कितना फोर्स आता है, QV क्रॉस B। तो हमको भैया Q तो पता ही है, V पता है, तो हमें चेक करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। अच्छा, चार्ज पार्टिकल जो है इस केस में किधर मूव कर रहा है भाई, यहाँ पर बात करें, यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है ना, कि देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये है हमारा साउथ, ये है हमारा क्या साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, और यहाँ पर क्या है एक ऐसा रखा है हमारा बार मैग्नेट, उसका जो है ये हमारा साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमारा m है बच्चों, इसका कितना है यहाँ पर 2m है, और दूरी कितनी है हमारी यहाँ पर टोटल दूरी t है।
ठीक है, इनके भी यहाँ पे दूरी डी है, तो अगर हम बात करें डी बाई टू हो जाएगा भाई। तो इस केस में इन वाले भाई साहब की वजह से अगर बात करें तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा m, यहाँ लिखते हैं b1, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ना, इस वाली की वजह से b1 कितना आएगा, b1 आएगा हमारा कितना, म्यू नॉट बाई 4 इसकी एक्सिस पे लिख रहे हैं कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 2m इंटू 2m बाई आर क्यूब होता है, आर कितना है हमारा यहाँ पे d बाई 2 का क्यूब आएगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, किसकी वजह से, इस m वाले बार मैग्नेट की वजह से, ठीक है भैया। 2m इसका क्या है, यहाँ पे 2 इंटू एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये है क्या हमारा दूसरा बार मिनट। इसकी जो एक्सिस यहाँ पर हमसे बोल रहा है क्या, ये पॉइंट पी है ना, कि इस पॉइंट पी पर बात करें यहाँ पर, अब देखो ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B2 किधर आएगी, ये B1 था, B2 किधर आएगी भाई इस केस में, किधर आएगी, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, और कहाँ जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, है ना भाई। देखो कैसे, जब हमने याद है हमने जब क्या किया था, जब हमने पढ़ा था इसका व्हाट डू कॉल दिस थिंग, वन शॉट, वहाँ पे क्या बताया था, देखो इस नॉर्थ वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, देखो यहाँ पर मान लो पॉजिटिव एम चार्ज, यहाँ मान लो नेगेटिव एम चार्ज, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, तो पॉजिटिव वाली मैग्नेटिक इधर आएगी, नेगेटिव वाली से इधर आएगी, नेट दोनों को कट के इधर आएगा ऊपर की तरफ। आसान भाषा में एक्सिस पर, आसान भाषा में एक्सिस पर जो आती है किधर, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो किधर आती है, इस केस में नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है ना, अलॉन्ग द गिवन डायरेक्शन, ठीक है। तो B2 कितना आएगा, लिखा जाएगा पे B2, तो B2 की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, B2 हमारा आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है ना, कितना होता है m बाई आर क्यूब होता है। तो m तो हमारा कितना है यहाँ पे 2m है, दूरी कितनी है भाई r कितना है, d बाई 2 का क्यूब। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो B1 है वही हमारा क्या है, B2 है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी नेट, वो किस डायरेक्शन में आएगी इस केस में हमारी, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इन व्हाट यू कॉल 45 डिग्री। जो हमारे नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चे, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री, और इसी डायरेक्शन में जो है चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। हमसे क्या बोला, तो चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है इस केस में, 45 डिग्री की डायरेक्शन मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल भी इधर ही मूव कर रहा है। तो जिधर की तरफ हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड उधर ही हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, दोनों क्या है, दूसरे के पैरेलल है। तो नेट फोर्स V क्रॉस भी कितना आएगा इस केस में, V क्रॉस भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि V और B दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो इस केस में V क्रॉस भी आ जाएगा 0, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा चार्ज पार्ट के लिए बच्चों, नेट फोर्स भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है कि नहीं है। तो हमारा इस केस में आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्ट के लिए एक्चुअली फोर्स ऑन द पार्टिकल एट द इंस्टेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि V और B दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज क्या 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है भैया। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट टेम्परेचर 350 केल्विन हमको दे रखी है यहाँ पर, हमसे पूछ रहा है ससेप्टिबिलिटी एट 300 केल्विन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्या है, क्यूरी लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टाई होती है, क्या होती है वो होती है क्या, टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल हटाएंगे यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट। अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कांस्टेंट। इसको हटाते हैं क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, एक कांस्टेंट सी। तो यहाँ से क्या आएगा, चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो क्या आएगा यहाँ पर चाहे 1 बाई चाहे 2 इक्वल टू क्या आएगा T2 बाई T1। सिंपल, हमें क्या चाहिए, ससेप्टिबिलिटी चाहिए कहाँ पर, इस केस में सिंपल 300 केल्विन। तो इसमें लिखो क्या बनेगा, चाहे 1 T1 इक्वल टू T2 बन जाएगा। सिंपल लिखते हैं क्या बनेगा, उल्टा कर दो, ऐसा बन जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर आएगा T1 बाई T2। तो सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ पर आएगा, ससेप्टिबिलिटी एट 2 इक्वल टू कितना बन जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, खत्म, उधर ले आओ, कितना जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू T1 बाई T2। कितना रखा है यहाँ पर, 7 हमको दे रखा है इस केस में कितना, 2.8 इंटू 10⁻⁴। T1 कितना रखा है हमको, T1 अगर बात करें कहाँ पर, 350 पे था ये, तो 350 डिवाइड बाय कितना हमारा 300, ये हमारा कितना जाएगा इस केस में जाएगा ससेप्टिबिलिटी एट T2। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी नंबर आ जाए भैया, ये गया इससे, ये गया इससे, और ये आ गया 7, ये आ गया 6, कितना बन गया 2.8 इंटू 10⁻⁴, है ना, इंटू 7/6। तो लगभग ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा चाहे 2 आ गया। अच्छे से मैथ करो, यहाँ पे देखो क्या बहुत ही आस पास के नंबर दे रखे हैं, ठीक है, बहुत ही आस पास के नंबर दे रखे हैं। सिंपल मैथ करो भाई, कि जो देखो नंबर कौन सा आ रहा है, सिंपल वैल्यू पुट करो। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है सिंपली, और लगाना है क्यूरीज लॉ, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई।
ए मैग्नेटिक कंपास नीडल ऑसिलेट 30 टाइम्स पर मिनट एट ए प्लेस वेयर द डिप इज 45 डिग्री। ओके फाइन ना, 30 टाइम्स पर मिनट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। एंड 40 टाइम्स पर मिनट वेयर डिप इज कितना है, 40 टाइम्स पर मिनट वेयर डिप कितना है हमारा, 30 डिग्री है। इफ B1 एंड B2 आर रिस्पेक्टिवली द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, ठीक है भाई, एट द टू प्लेसेस, देन रेशियो ऑफ B1 बाई B2 इज बेस्ट गिवन बाई E। ओके देखो भाई, हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब ऑसिलेट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना आता है, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर I बाई एम बी, और बी कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का भैया, ये तो आता है ना। तो हमें टाइम पीरियड यहाँ पे देखो दे रखा है सबका, और आई क्या है हमारा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई तो दोनों में सेम है, एम भी दोनों में सेम है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता है वैसे वैसे क्या होता है यहाँ पर, मतलब जैसे एक वाले के लिए टी अलग है तो बी एच अलग है, दूसरे वाले के लिए टी अलग है तो बी एच अलग है। तो इस केस में हमसे पूछ रहा है भैया बताओ कि कितना होगा यहाँ पर क्या, रेशियो ऑफ B1 बाई B2। तो कोई दिक्कत नहीं, लिखा जाए यहाँ पर टी कितना बनेगा, देखो टी कितना जाएगा यहाँ पर, पहले वाले के लिए लिखते हैं। पहले वाले के लिए क्या अगर बात करें तो हमारा क्या रहेगा 30 टाइम्स पर मिनट, 30 टाइम्स पर मिनट। तो एक मिनट में 30 ऑसिलेशन होते हैं, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा बच्चों, 2 मिनट लगेगा ना। तो अगर टाइम पीरियड आएगा T1 अगर लिखा जाएगा कितना बन जाएगा, यहाँ लेता हूँ, T1 कितना जाएगा हमारा, हो जाएगा कितना भाई, एक सेकंड में कितना है यहाँ पर, एक आ जाएगा, सॉरी 2 सेकंड आ जाएगा ना, 60 बाई 30। तो 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 सेकंड। 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या, 2 सेकंड। वैसे अगर बात करें T2 मतलब क्या बनेगा, देखो 60 सेकंड में कितने करते हैं, 40 ऑसिलेशन। तो 60 बाई कितना बनेगा हमारा, 60 बाई 40। एक ऑसिलेशन में टाइम आएगा 3 बाई 2 सेकंड। तो भैया हमको पहले वाले का टाइम पीरियड 2 पाई रूट के अंदर I बाई एम बी क्या बनेगा, B1 और कितना यहाँ पर एंगल ऑफ डिप है हमारा 45 डिग्री। तो B1 cos 45, B1 cos 45, ठीक है ना। ये बनेगा डिप हमारा कितना 45 डिग्री है, ठीक है। अच्छा T2 कितना बनेगा, ऐसे हमारा 2 पाई रूट के अंदर I बाई कितना बन गया M इंटू B2 cos 40। अब cos कितना आएंगे यहाँ पर 30, डिप 30 कैसे आई भाई, देखो ये ना, सॉरी ये cos कैसे आया, तुम लोग जानते हैं भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस केस में ऐसे ना, ये आएगा बी नेट मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा डिप है भैया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, बी कॉस थीटा आता है ना। तो क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को लिखा है भैया। तो इस केस में कहानी क्या बन जाएगी, हमसे बोल रहे हैं यहाँ पर क्या कि B1 बाई B2 का रेशियो बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, T1 बाई T2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, रूट के अंदर डिवाइड मार दिया, क्या बन गया B2 cos 30, B2 cos 30 डिवाइड बाई क्या बन गया B1 cos 45। सारी वैल्यू पता है, चाहे स्क्वायर मार दो, यहाँ पर स्क्वायर मार दो, कितना बन जाएगा यहाँ, देखो कितना बन जाएगा, देखो लिखते हैं यहाँ पर कितना आ गया हमारे पे, T1 बाई T2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया B2 बाई B1 इंटू cos 30 बाई cos 45, है ना। ये हमको दे रखा है कितना, ये हमको दे रखा है यहाँ पर ये 2 सेकंड, ये 3 बाई 2, तो क्या बनेगा, बन गया 2, ये बन गया 3 बाई 2, ऊपर जाकर क्या बनेगा 4, तो बनेगा 4 बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया क्या हमारा B2 बाई B1 cos 45, cos कितना 1, cos कितना होता है √3 बाई 2, बन गया √3 बाई 2, ये लिखा है 1 बाई √2, तो उससे उड़ेगा बनेगा √2। आप इसको सॉल्व करना है, यहाँ से B1 बाई B2 की वैल्यू निकालनी है, सिंपली मैथमेटिक्स करनी है। B1 बाई B2 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना भैया, सिंपल B1 बाई 2 कितना हो जाएगा, 9 बाई 4, 9 बाई 16 आ गया, 9 बाई 16 है ना, इसको इधर ले आओ, ये नीचे आएगा, ये बनेगा 9 बाई 16 इंटू √3 बाई √2। इसको सिंपली सॉल्व करें और क्या वैल्यू निकालना है, जो भी हमारी वैल्यू आएगी, आई थिंक कितनी आती है 0.07 आती है, सिंपली वैल्यू पुट कर दें, है ना। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, इसमें क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर कि सिंपली करना है, ये टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक कंपास का, उसको लिखाना है, T = 2.I बाई MBH लिखा है। इसके बाद सिंपली ये कर दिया अपने, पहले वाले के लिए टाइम पीरियड लिखा, दूसरे वाले के लिए टाइम पीरियड लिखा, दोनों को डिवाइड मार दिया, सीधा हम मिल गया, सीधा हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, सीधा हमको क्या मिल जाएगा भैया, यहाँ पर दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, खटाखट सीधा आंसर, है कि नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, तो क्या बोल रहा है, ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्यूब विथ साइड कितना है हमारे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हैज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हमें रखा है यहाँ पे इस केस में 20 × 10⁻⁶ जूल पर टेस्ला। ठीक है भाई। व्हेन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमको दे रखी है यहाँ पर कितनी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी में दे रखी है 60 × 10⁻³ कितनी है
10⁻³ एम्पियर पर मीटर इज अप्लाइड। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू बताओ, चाई की वैल्यू क्या बताओ। तो यहाँ पर हमको जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H दे रखा है, हमको H गिवन टू है, ठीक है। हम जानते हैं जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी चाई आता है वो क्या आता है, M/H। यहाँ पे M क्या है हमारा, ये है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। उसको I भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है ना, I भी लिखा जाता है इसको, क्या वो जगह M भी लिखते हैं, स्मॉल m भी लिखते हैं, I भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। I/H, I क्या है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और H क्या है हमारा, हमको दे रखा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो H हमको पता है, I निकालना है, काम खत्म। I क्या आएगा बताओ, I अगर लिखा जाए तो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम M/V होता है। हमको मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है भैया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे रखा है पूरे के पूरे क्यूब का कितना है, 20 × 10⁻⁻6 जूल पर टेस्ला डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना बनेगा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, 1 × 1 × 1 10⁻⁻6 बन जाएगा इसके में 10⁻⁻6, ठीक है भैया। तो इस केस में अगर लिखा जाए तो यहाँ पे क्या 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 गया, तो कहानी क्या बन जाएगी भाई हमारी, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा हमारा कितना एम्पियर पर मीटर जाएगा, क्योंकि यूनिट तो क्या आएगी, सेम में जाएगी ना, कितना है 20 एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना। आई मैग्नेटिक मोमेंट पर वॉल्यूम सॉल्व करोगे ये आ जाएगा क्या, क्योंकि दोनों की तो सेम ही आएगी। अच्छा अब लिखें यहाँ पे चाई की वैल्यू, तो चाई कितना बनेगा, I/H। आई कितना बच्चों हमारा यहाँ पर, आई रखा है 20 है ना, बाई H कितना रखा है 60 × 10⁻, कितना हमारा 3 आ गया। तो ये कितना बन गया, बन गया 1/3, जो बन गया 1/3, तो कितना बन गया इसके 1/, कितना बन जाएगा हमारा ये 1/3 नीचे जाएगा ना। तो चाई आ गया हमारा कितना 0.33 इंटू कितना बन गया 10⁻³ लिखा है, तो कहानी क्या जाएगी 3.3 × 10⁻10⁻, कितना बन जाएगा बच्चों यहाँ पे -2 बन जाएगा सिंपली, है ना। तो मैं जहाँ रखा वही हमारा क्या है आंसर, कहाँ रखा अपन को यहाँ पे 3.3 × 10⁻²। सिंपल था, कुछ नहीं करना है, हमको क्या है सिंपल फॉर्मूला लगाना है। वो कहते हैं सिंपल क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं है, इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। ए मैग्नेट ऑफ द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, ए मैग्नेट ऑफ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हमको दे रखा है यहाँ पे इस केस में कितना, M दे रखा है 10⁻², M दे रखा है 10⁻² I कैप, ठीक है भाई। एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट दे रखी है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। इज प्लेस इन द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसी है हमारी, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, दैट इज कितनी है यहाँ पर B है, वो कितना है, दैट इज B0 कितना B cos ωt, B cos ωt नेट मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर जो है कितना है, ये I कैप डायरेक्शन में, ऑब्वियस बात है, ठीक है। जहाँ पे B दे रखा है ओमेगा दे रखा है, B दे रखा है अपन को यहाँ पर ओमेगा दे रखा है। क्या बोल रहा है, द वर्क डन फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एट टाइम t = 0। तो ऐसा समझा में मैग्नेटिक फील्ड B करती है एग्जिस्ट इधर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर जो डायपोल है, एक जो डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट है ना, जो मैग्नेटिक डायपोल है उसका डायपोल, ऐसे मान लो कि ये करंट करेंगे लूप है, तो उसका डायपोल मोमेंट अभी किधर है इस केस में, अभी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किधर है भैया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर हम क्या करें, इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, किधर कर दें, उल्टा कर दें इधर की तरफ, तो कितना वर्डन करना पड़ेगा। तो वर्डन क्या आएगा भैया, वर्डन हम जानते हैं क्या आता है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्डन तो क्या आएगा भैया, वर्डन तो आएगा वो आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना आएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, सिंपली आएगा भैया। तो अगर हम लिखें यहाँ पर, तो देखो अभी तो इस केस में कहानी क्या है कि इस केस में अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड और म्यू दोनों सेम डायरेक्शन में है। पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं क्या होती है, -m.b होती है, ठीक है। तो अगर हम लिखें इनिशियल पोटेंशियल क्या बनेगी, -m × b × cos थीटा होगा ना, तो cos 0 बन जाएगा। जबकि फाइनल क्या बनेगी, फाइनली जब इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो किधर आएगा म्यू, पीछे की तरफ, क्या बनेगा -m × b × cos, भाई देखो यहाँ पे कितना आएगा -mb, यहाँ आ जाएगा +mb। तो वर्डन क्या आएगा हमारा U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो वर्डन क्या बनेगा इस केस में लिखा जाए, क्या बनेगा 2mb, ये वर्डन आ जाएगा भैया, ये हमारा वर्डन है 2mb, ठीक है ना। तो वर्डन की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ना, वर्डन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आगे हमारी 2mb आ गई, वर्डन आ गया है W = आ गया हमारा 2mb, ठीक है। 2 कितना है हमारा 2 है, m कितना है बच्चों को रखा है 10⁻² 2, ठीक है। और b हमें यहाँ क्या ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम डायरेक्शन तो पहले ले ली है अपने, हमें क्या चाहिए ओनली एंड ओनली इसका, हमें चाहिए ओनली एंड ओनली इसका मैग्नीट्यूड चाहिए B cos ωt। तो बस यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर दो, कितना बनेगा b कितना है बच्चों हमारा, b है 1 टेस्ला, cos ωt cos 0.125 है ना, 125, और t कितना है यहाँ पर, t हमारा कितना है भैया 1 सेकेंड पे पूछ रहा है, तो × 1 हो जाएगा, है ना।
कॉस के अंदर रेडियन में ये नंबर जो है भाई साहब, ये नंबर क्या है 1 रेडियन से बहुत ही क्या बात करें यहाँ पे, ये नंबर जो है कॉस 0 डिग्री का रेडियन में नंबर बहुत ही छोटा है, तो कॉस 0 10 टू 1 आएगा इस केस में। तो कितना बन जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा हमारा कितना, दैट इज इक्वल टू वर्क डन रखते हैं, डब्ल्यू कितना बन जाएगा 2 × 10 टू पावर -2 इंटू ये कितना जाएगा कॉस 0 रेडियन के 0.125 है ना, मतलब ये अगर रेडियन में से करते हैं कन्वर्ट तो डिग्री में क्या होगा, लगभग 5 डिग्री से नीचे जाएगा। तो 5 डिग्री से अगर नीचे है इस केस में, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है क्या कॉस 0 की तरफ टेंड करेगा, इसको एंगल को लिखेंगे कितना 0 मान के लिख देंगे सीधा, कॉस 0 1 बन जाएगा, क्या बनेगा 2 × 10⁻² जूल, तो वजन कितना आएगा यहाँ पर 0.02 जूल, है ना, ये वजन आएगा इस केस में। सिंपल हमने क्या किया है यहाँ पर, इसको इस रेडियन को हमने डिग्री में किया कन्वर्ट, तो ये लगभग 5 डिग्री से कम आएगा ना, 5 डिग्री या 10 डिग्री से कम ही आएगा। तो इस केस में क्या है, हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगा के क्या कॉस 0 लिख देंगे, कॉस 0 को लिख जाएगी 1 जाएगी, तो वजन कितना बनेगा 0.02 जूल। कहाँ देखा मैंने 0.02 इसके अप्रॉक्स आएगा। अब इसको मैथ करने के लिए अपने आसान लिखा है, ठीक है ना। तो इस केस में कहानी क्या है, कहानी क्या बन जाएगा इस केस में, हमारा ये आंसर बन जाएगा, ठीक है, आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर 0.028 जूल, जो उसके नियरेस्ट आंसर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा इस केस में आंसर बन जाएगा, है कि नहीं है। चलिए सिंपल था, मतलब कि मैथ करने के लिए अपने आसान लिया कहाँ से कि कौन सा वैल्यू सबसे पास पड़े, उसको सॉल्व तो क्या करेंगे, है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए hoop and a solid cylinder of same mass and radii are made of the permanent magnetic material with their magnetic moment parallel to their axis। ठीक है भैया, उनका जो magnetic moment है that is parallel to their axis है, but the magnetic moment of the magnetic moment of the hoop is twice the solid cylinder। ठीक है भैया, okay, they are placed in uniform magnetic field in such that their magnetic moment makes a small angle with the field। The oscillation period of the hoop and cylinder आदि रखा है इसके। तो क्या बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो भाई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में करता है एग्जिस्ट, ऐसे है ना। एक बार हमने हुप लिया, एक बार क्या लिया, हुप का मतलब क्या है, सिंपल एक यहाँ पे समझ सकते हो कि लूप के लिए है, और क्या पूरा एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है ना, एक हॉलो सिलेंडर है, उसको उन्होंने बोला हुप। इस केस में कहानी क्या है भाई कि ऐसा रखा हुआ है यहाँ पे, इनिशियली जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर म्यू जो है वो क्या है बी से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, इसमें करंट से फ्लो कर रही है ना। तो इस केस में कहानी क्या है, इसका जो म्यू है क्या है थीटा एंगल बना रहा है ऐसे। तो जब इसको क्या करते हैं क्या, और यहाँ पे इनिशियली किधर था, इनिशियली ये था इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इसको हल्का सा टिल्ट करेंगे तो उस पर लगेगा टॉर्क। तो क्या करेगा इस केस में, ये मान लो ऐसा लूप है, ऐसा लूप रखा हुआ, ठीक है ना। तो बी भी आगे की तरफ है और ये करंट फ्लो करने की डायरेक्शन है, तो म्यू भी किधर आगे की तरफ है। तो अभी तो नेट टॉर्क क्या है, म्यू भी आगे की तरफ, बी भी आगे की तरफ, नेट टॉर्क कितना है 0। अगर हम इस लूप को क्या करते हैं, हुप को करते हैं हल्का टिल्ट, तो उस पर टॉर्क लगेगा कितना म्यू वेक्टर क्रॉस बी, तो ये करेगा ऐसे ऑसिलेट, ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है लिखा जाए यहाँ पर, टाइम पीरियड इस केस में कितना जानते हैं, जानते कितना का टाइम पीरियड आएगा, टी इक्वल टू आएगा 2 पाई रूट के अंदर, 2 पाई रूट के अंदर आई बाई एम बी आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस केस में टाइम पीरियड क्या है, अगर हुप के लिए एच लिखते हैं और क्या नाम इसका नाम क्या है, सॉलिड सिलेंडर के लिए लिखते हैं ऐसा कि क्या है, हाँ सी है, सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या लिया यहाँ पे सी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अगर देखें यहाँ पर कितना बनेगा 2 पाई रूट के अंदर आई कितना बनेगा, मास दोनों का सेम है तो एम आर स्क्वायर कितना, ये हुप है ना तो एम आर स्क्वायर बन जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं यहाँ पर, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट क्या बोल रहा है कि हुप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है, वो डबल है किसका, सॉलिड सिलेंडर का। तो सॉलिड सिलेंडर का मान लेते हैं एम, तो हुप का कितना आएगा 2m, तो बनेगा 2m इंटू पी। अच्छा ऐसे बात करें सॉलिड सिलेंडर का बनेगा 2 पाई रूट के अंदर आई बाई एम बी, है ना। तो अगर हम बात करें कि इसके लिए सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा बच्चों, एम आर स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है वो तो m है, और हुप का कितना है 2m है, तो यहाँ पे आ जाएगा m इंटू पी। हमसे बोल रहा है इनके टाइम पीरियड का रेशियो बताओ। देखो भाई दोनों तो क्या है, तो ये तो ठीक है सेम ही है, ये भी ऊपर भी सेम है, नीचे भी क्या है सेम ही है। तो दोनों का जो यहाँ पर बात करें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो कितना है बच्चों, यहाँ पर क्या है वो तो सिंपल क्या है सेम आ रहा है कि नहीं। तो आंसर क्या बनेगा हमारे इस केस में ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। ए बार मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज्ड बाय इंसर्टिंग इट्स इनसाइड ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ कितना है 0.2 मीटर।
100 टन एंड कैरिंग करंट कितना है इतना। कोएर्सिविटी ऑफ द बार मैग्नेट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई कि ये जो है यहाँ पे एक सोलेनॉइड है ना, और हमने क्या किया है इस केस में, यहाँ पर एक बार मैग्नेट जो कि पहले मैग्नेटाइज था उसको हमने डीमैग्नेटाइज करने के लिए कहाँ रखा है, इनसाइड द मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। तो हमसे बोला कोएर्सिविटी, तो भाई इसमें क्या था, इसमें जब यहाँ पर ऐसा रखा था बार मैग्नेट, इसमें इनिशियली यहाँ पर जब यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तब मतलब क्या था, इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करती थी एग्जिस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटेन करने की प्रॉपर्टी, रिटेंटिविटी, है ना। इसमें एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड करती थी एग्जिस्ट। हम चाहते हैं इसे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, तो हमने उठा के कहाँ रखा है इसको, कहाँ पर रखा है, एक सोलेनॉइड में, जिससे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जीरो। तो भैया यहाँ पर हमने कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई क्या, सोलेनॉइड में, जिससे कि सोलेनॉइड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई, है ना, जिससे कि क्या हो गई है कि बार मैग्नेट में नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। उसी को तो बोलते हैं कोएर्सिविटी। तो आसान भाषा में ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, क्योंकि जो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी की वजह से तो ये डीमैग्नेटाइज हुआ है ना। तो वही तो हमारी क्या होगी, कोएर्सिविटी। तो भैया हमसे अगर बात करें यहाँ पे इस केस में, तो कहानी क्या है, तो हमारा क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा यहाँ पर कितना कोएर्सिविटी में क्या बनेगी, एच कितना बन जाएगा, एच हमारा होता है एन इंटू आई होता है कोएर्सिविटी, एन इंटू आई, एन क्या है हमारा, ठीक है। एच कितना है हमारा इस केस में, एच कितना आ गया, एच है हमारा, ठीक है ना, आई, तो एन कितना है हमारे यहाँ पे, नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ कितना बनेगा, 100 डिवाइड बाई 0.2 मीटर, ठीक है। और करंट कितनी आ रही है, 5.2 एम्पियर। एच हमारे क्या है यहाँ पर, कोएर्सिविटी है, एच कितना बन जाएगा यहाँ पर, दैट इज ये इससे उड़ गया, ये बन गया 56, एच कितना बन गया 2600, है ना, 2600 एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर करती है एग्जिस्ट इनसाइड द सोलेनॉइड, उसी की वजह से क्या हुआ है, ये जो बार मैग्नेट वो डीमैग्नेटाइज हुआ है। तो हमारे इस केस में जो आएगा कोएर्सिविटी, एच कितना बन जाएगा इस केस में, दैट इज इक्वल टू एन इंटू आई, ठीक है ना। सिंपल था, क्या बन गया इस केस में, हमारे क्या आंसर बन जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कब आया भाई साहब, ये जे मेन 2019 में 9 जनवरी शिफ्ट 1 में, है कि नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बी एच कर्व फॉर ए फेरोमैग्नेट शोन इन द फिगर, द फेरोमैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 100 टन्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। द करंट दैट शुड बी पास इन सोलेनॉइड टू डीमैग्नेटाइज द फेरोमैग्नेट कंप्लीटली। भाई वही क्वेश्चन देखो यहाँ पर इस केस में कि हमसे क्या बोल रहा है कि हमने क्या किया है, ये इस सोलेनॉइड में क्या रखा है, इस सोलेनॉइड में एक बार मैग्नेट को रखा हुआ है, जिससे कि क्या हो, है ना, ये बार मैग्नेट पहले से क्या था, मैग्नेटाइज था। हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर इसमें इस सोलेनॉइड में कितनी अमाउंट ऑफ करंट पास होके जाए, जिससे कि भैया नेट मैग्नेट फील्ड जीरो हो जाए। तो अगर हम बी एच कर्व देखें तो हमारा ये लिखा है रिटेंटिविटी, सॉरी कोएर्सिविटी, कितनी हमारी जो कोएर्सिविटी वो 100 है, 100 एम्पियर पर मीटर। दैट शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, एच इक्वल टू होना चाहिए एन इंटू आई। तो एन कितना है हमारे यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में दे रखा है 1000, क्या 1000 ये पर सेंटीमीटर है ना, तो क्या करेंगे, एन कितना डिवाइड बाई 10⁻² कर देंगे इंटू आई, है क्या नहीं है। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे आई कितना है, यहाँ इधर जाएगा, क्या बनेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² से कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा 10⁻³ एम्पियर। तो आई कितना बनेगा यहाँ पर 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर की करंट अगर पास होकर जाती है तो उस केस में क्या होगा कि जो यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 100 एम्पियर पर मीटर के बराबर आएगी, जिससे कि क्या होगा, ये जो मटेरियल वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज। तो आंसर क्या बच्चों इस केस में बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है कि नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द मैग्नेटिक डायपोल इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया। हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब टॉर्क मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क में आपस में पूछ रहा है कि पोटेंशियल मैक्सिमम कब होती है, जब टॉर्क क्या कहानी पूछ रहा है, ठीक है। देखो भाई, तो अगर बात करें यहाँ पे, तो हम जानते हैं टॉर्क इन द, जब कोई डायपोल रखा होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क का आता है मैग्नीट्यूड कितना आता है, एम बी साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, यू आती है, कितनी आती है, माइनस ऑफ एम डॉट बी आती है, तो एम बी कॉस थीटा आती है भाई। अच्छा, टॉर्क जब मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 91 बनेगा, है ना। तो थीटा 90 टॉर्क मैक्सिमम होगा, उस समय टॉर्क होगा मैक्सिमम, और उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, देखो एम बी कॉस 90, उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 0। तो जब टॉर्क मैक्सिमम होगा
उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, जीरो। तो क्या बोल रहा है, टॉर्क जब मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नहीं हो, तो गलत है भाई। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, कॉस जीरो पे बनेगा माइनस एम बी, कॉस पाई बनेगा प्लस एम बी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, प्लस एम बी लेता हूँ यहाँ पर। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भैया, माइनस एम बी, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई इस केस में यहाँ पर है, दैट इज इक्वल टू प्लस एम बी, है ना, है ना। तो पोटेंशियल तो जीरो है, तो ये तो हमारा क्या है इस केस में, गलत है। जीरो पोटेंशियल एनर्जी इवन टॉर्क इज मिनिमम। टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, जीरो। जब थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी उस समय, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी, है ना। तो क्या बोल रहा है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गलत है। जीरो पोटेंशियल एनर्जी इवन टॉर्क इज मैक्सिमम। जीरो पोटेंशियल, जो टॉर्क मैक्सिमम है तो पोटेंशियल कितनी है, जीरो। मतलब ये वाला हमारा क्या है इस केस में सही है। फिर क्या बोल रहा है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इवन टॉर्क इज मैक्सिमम। अभी देखा, जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल कितनी होगी, जीरो। तो हमारा गलती है, आंसर क्या बनेगा इस केस हमारा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है कि नहीं है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई कहानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना, इट्स द सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। द हिस्टेरेसिस लूप फॉर द टू मैग्नेटिक मटेरियल ए एंड बी आर गिवन बिलो, ठीक है। हमको एक मटेरियल के लिए और दूसरे मटेरियल में दे रखा है हिस्टेरेसिस लूप। हमसे क्या बोल रहा है, दीज मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक द मैग्नेट्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रांसफार्मर, कोर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर। हम जानते हैं, देखो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए, हम बात करें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए हम बच्चों क्या लेंगे, ऑब्वियसली बात हम जो लेंगे मटेरियल कैसा होगा इस केस में, उसका जो रिटेन करने की प्रॉपर्टी है, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों क्या होनी चाहिए, लो। यही बात होनी चाहिए किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, यही बात होनी चाहिए ट्रांसफार्मर के लिए, यही बात होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। तो इन तीनों के लिए ही हम ऐसा मटेरियल चूज़ करेंगे जो कि कैसा हो, जिसकी रिटेन करने की प्रॉपर्टी कम हो, रिटेंटिविटी कम हो, कोर्सिविटी कम हो। मतलब कौन सा चूज़ करेंगे इन तीनों के लिए, इन तीनों के लिए तो बी लेंगे, ठीक है ना, इन तीनों के लिए बी लेंगे। और ये किसके लिए आएगा, ये किसके लिए आएगा, ये आएगा हमारा किसके लिए, परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं ना, परमानेंट मैग्नेट जो है उनके लिए आता है ये। परमानेंट मैग्नेट जो है उनके लिए हम क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, ए फॉर ट्रांसफार्मर, ये तो गलती है, बी फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटिंग नहीं, गलत। ए तो किसके लिए आएगा, बी फॉर इलेक्ट्रोमैटिक मैट्स एंड ट्रांसफर, सही है, ये सही है। ए फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं भाई, ए तो किसके लिए आएगा हमारा, ओनली एंड ओनली फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। और ए क्या है, ए फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड बी फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं, गलत जवाब है ना। आंसर क्या बनेगा इस केस में हमारा, ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है कि नहीं है। चलिए सिंपल था क्वेश्चन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे कब आया है, हमारा जेईई मेन 2016 में आया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए फाइटर प्लेन ऑफ लेंथ कितना है, 20 मीटर। ए फाइटर प्लेन ऑफ लेंथ 20 मीटर, विंग स्पैन कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम टिप ऑफ वन विंग टू द टिप ऑफ द अदर विंग। अच्छा ठीक है, लेंथ हमारे फाइटर प्लेन कितनी 20 मीटर है, और अगर बात करें यहाँ पे विंग स्पैन कितना है, 15 मीटर का है, और हाइट कितनी है इसकी, 15 मीटर की है। इज फ्लाइंग टूवर्ड्स, इज फ्लाइंग होना चाहिए ना, फ्लाइंग टूवर्ड्स ईस्ट ओवर दिल्ली, ओके फाइन। इट्स स्पीड इज कितनी है, इट्स स्पीड कितनी है यहाँ पर हमारी जो है वो 240 मीटर पर सेकेंड है, फाइन। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिल्ली इज कितनी है हमारे, ओवर दिल्ली इज कितनी है, 5 × 10⁻⁵ टेस्ला, ओके। विद द डिक्लिनेशन कितना है, 0 डिग्री, एंड डिप ऑफ थीटा सच दैट साइन थीटा कितना है हमारा, 2/3 है, ओके फाइन। इफ द वोल्टेज डेवलप्ड बिटवीन द लोअर एंड द अपर साइड ऑफ द प्लेन इज कितना है हमारा, VB, एंड VW क्या है, बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग, देन VB एंड VW आर क्लोज टू। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कर सकते हैं भाई। क्या है भाई, यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन में कहानी क्या है भाई, ये इधर की तरफ ईस्ट है, इधर की तरफ क्या हमारा ये वेस्ट हो गया, इधर हो गया बना ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये हमारा क्या है साउथ, ठीक है। तो इस केस में कहानी क्या है, जो प्लेन है किधर की तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर बात करें यहाँ चापर के लिए, तो प्लेन का जो विंग स्पैन है, अगर हम देखें यहाँ पर उसको ऐसा, जो विंग स्पैन है ऐसा, ये विंग स्पैन हमारा रहा, ये विंग स्पैन ऐसा रहा, ठीक है। प्लेन जा रहा है इस डायरेक्शन में 20 स्पीड से, ठीक है। अच्छा इस ये ऐसा हमारा विंग है ना, इसकी कुछ हमारी क्या यहाँ पे कुछ हाइट भी है, और ये आगे की तरफ से जा रहा है 20 स्पीड से, ठीक है भाई। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो किधर, हमसे पहले बोला था इस केस में कि जो हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है वो 0 है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी किधर, इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या इसी डायरेक्शन में, मतलब क्या है ऐसा, ये हमारा ईस्ट रहा, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो भी है वो क्या इसी प्लेन में एग्जिस्ट करती है, नॉर्थ साउथ प्लेन में करती है एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा दूसरा हमसे बोल रहा है कि जो उसका एंगल ऑफ डिप है, एंगल ऑफ डिप है मतलब कैसा है, वो कितना है, वो देखा है थीटा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऐसी है ना सर जेट, ये हम अगर बात करें यहाँ पर
ऐसे बनाते हैं, ठीक। तो इस केस में कहानी क्या है, जब आगे की तरफ जा रहे हैं तो एक आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, एक आएगी हॉरिजॉन्टल में। तो देखो बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ऐसे, है ना, ये हमारा क्या है यहाँ पर बी वी हो गया हमारा बी एच, ठीक है। ये एंगल हमारा क्या है इस केस में, ये बी है, ये एंगल हमारा कितना है थीटा, ठीक है। तो अगर बात करें इस केस में देखो तो एक वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड किधर है भैया, ये प्लेन जा रहा है ऐसे आगे की तरफ, तो एक वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, प्लस एक मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बी एच किधर है भैया, बी एच जो है हमारा बी कॉस थीटा, ये हमारा बी एच है, ये हमारा क्या है बी वी वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। बी वी क्या होगा हमारा बी साइन थीटा, और बी एच क्या होगा बच्चों बी कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो ये जब आगे की तरफ मूव कर रहा है तो इसके एंड के क्रॉस अगर बात करें ईएमएफ कितना बनेगा वी क्रॉस बी डॉट डी एल, कितना बनेगा बी वी एल, क्या बनेगा वी कितना है लिखता हूँ, तो इसके विंग स्पैन के क्रॉस में बात करें तो मेटल कितना बनेगा, सॉरी ईएमएफ कितना बनेगा बी इंटू बी कौन सा वर्टिकल वाला, कैसे देखो वी वेक्टर क्रॉस बी। मान लो यहाँ पर जो एग्जाम्पल समझने के लिए कि भाई यहाँ पर समझने के लिए कि पॉजिटिव चार्ज हैं तो उन पर वो जब आगे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं तो उन पर किधर फोर्स लगेगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी। तो सारे पॉजिटिव चार्ज किधर भागेंगे, इसी की तरफ भागेंगे। ये क्या है हमारा, ये विंग स्पैन है। इसको ऐसे ऊपर देखो, इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे निकाल लो, ऐसे देखो सामने प्लेन ऐसे सामने जा रहा है, ये हमारी रॉड रही, ठीक है ना। मतलब रॉड क्या मतलब विंग रहा, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो क्या होगा वी वेक्टर क्रॉस बी, तो सारे पॉजिटिव चार्ज इधर भागेंगे। तो हमारा ये वाला जो एंड होगा वो कैसा होगा हायर पोटेंशियल पे, ये एंड कैसा होगा लोअर पोटेंशियल पर। कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वर्टिकल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बी वी इंटू बी वी एल इंटू वी इंटू लेंथ कितनी है इसकी लेंथ एल। तो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड भैया बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा इंटू वी स्पीड इंटू लेंथ इसकी एल, ठीक है ना। बी साइन थीटा बी कितना देखो मुझे रखा है 5 इंटू 10 टू पावर कितना आएगा भैया -5, ठीक है भैया। अच्छा साइन थीटा कितना है 2/3, वी कितना मुझे रखा है 240 और एल कितना रखा है 15। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा कितना बन जाएगा इस केस में आता है सॉल्व करने पर, सॉल्व करना 120 मिली वोल्ट, सिंपल है ना। तो अक्रॉस द विंग स्पैन के एंड पे कितना एमएफ आएगा हमारा 120 मिली वोल्ट। अच्छा कौन हायर पे देखो इसके साथ जब ये ऐसा विंग स्पैन आगे की तरफ जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो कौन सा आएगा वी क्रॉस बी, ये एंड हायर पे, तो लेफ्ट वाला साइड हायर पे होगा और राइट वाला साइड क्या होगा लोअर पोटेंशियल पे। तो लेफ्ट एंड क्या है हायर पोटेंशियल पे, लेफ्ट एंड जो है लेफ्ट साइड क्या है हायर पोटेंशियल पे। अच्छी बात है ना, हायर पोटेंशियल पे, ठीक है। अच्छा अब बात आती है भाई दूसरा, हमने निकाल दिया क्या विंग केस पे के क्रॉस कितना आएगा। अब हमसे बोल रहा है भाई कि देखो जब ये प्लेन आगे की तरफ से जा रहा है ना, जब प्लेन आगे की तरफ से जा रहा है तो इस केस में क्या है समझो, ये कि प्लेन आगे की तरफ जा रहा है, ये इसका विंग है, ऐसे ही विंग की एक विड्थ है। जब ये जो विंग की जो विड्थ है यहाँ बात करें प्लेन की जो विड्थ है, तो प्लेन के विड्थ की वजह से कितना एमएफ आएगा देखो, जब ये प्लेन आगे की तरफ जा रहा है इस केस में तो ये एक कंडक्टर की तरह से बिहेव करेगा ना। ये जो इसकी विड्थ है ना, अगर इसको ऐसे निकालो और ऐसे रखो, ठीक है ना, तो इसकी क्या है ना, इसको सामने देखोगे, सामने से ऐसे सामने से देखोगे तो इसकी हमसे क्या बोल रहा है एक विड्थ है, जैसे कि ये आगे की तरफ जा रहा है तो इसकी क्या है भैया ऐसे आगे की तरफ एक विड्थ है। विड्थ कितनी रखी हमको यहाँ पर, कहाँ गया 5 मीटर रखी है। तो जब ये कंडक्टर आगे की तरफ जा रहा है जिसकी विड्थ कितनी है 5 मीटर है, ठीक है, आगे की तरफ से जा रहा है ईस्ट में, ईस्ट तरह, तो एक मैग्नेटिक फील्ड किधर है भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है। इसकी वजह से क्या होगा भाई एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है भैया। कितना आएगा देखो बात करें यहाँ पर कितना बनेगा बी वी एल, तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर है वो आगे की तरफ जा रहा है, इस केस में कितना वी वेक्टर देखो यहाँ पर वी किधर आगे की तरफ, वी वेक्टर आगे की तरफ है और बी किधर है, बी की बात करें वी आगे की तरफ है, बी किधर है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी वेक्टर क्रॉस बी, तो ये यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ऊपर भागेंगे वी क्रॉस बी। तो इस केस में क्या होगा इसके एंड के क्रॉस बी एक इमेज जनरेट हो जाएगा जो कि क्या प्लेन की जो हाइट है ना, प्लेन की जो हाइट है 50 मीटर की हाइट है, तो इसकी वजह से इमेज जनरेट होगा। कितने इमेज होगा देखो लिखते हैं यहाँ पर, तो अक्रॉस द हाइट कितना आएगा हमारा, अक्रॉस हाइट कितना लिखा अक्रॉस द हाइट कितना इमेज आएगा बी, यहाँ पर बी कौन सा लेंगे यहाँ पर बी जो आएगा वो कहते हैं हॉरिजॉन्टल वाला बी एच, और स्पीड कितनी है यहाँ पर वी, और लेंथ कितनी यहाँ पे जो एल है वो लिखते हैं बी एच कितना यहाँ पर देखो वो हमारा बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा वी कितना है 240, और यहाँ पे लेंथ कितनी लेंगे यहाँ पर लेंगे 5 मीटर, ठीक है भैया। अच्छा अब देखो भाई कहानी सिंपल मैथ करनी कुछ नहीं करना, अगर लिखें यहाँ पे तो देखो हमें साइन थीटा दे रखा है 2/3, हमको साइन थीटा दे रखा है कितना यहाँ पर 2/3, ये 2 है ये सॉरी ये हमारा 3 है, तो कितना बनेगा हमारा √5 बनेगा 9 और ये 4, तो बी हमारा कितना रखा है यहाँ पे 5
इंटू 10⁻⁵, कॉस थीटा कितना बच्चों यहाँ पर हमारा √5/3, ये आएगा 240 इंटू 5। सो सॉल्व करेंगे, ये आएगा लगभग क्या 45 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर VW है ना, इसको बोला है इन्होंने VW, इसको उन्होंने बोला है क्या VW, ये हमारा VW है, ये हमारा क्या है VB है। तो भैया इस केस में अगर देखा जाए तो VW कितना आ रहा है, वो हमारा आएगा 120 मिली वोल्ट आएगा, और इसमें लेफ्ट साइड हायर पे और जो हमारा VB है वो कितना है 45 मिली वोल्ट। आंसर क्या बनेगा इसके बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा VW क्या है 120 मिली वोल्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द पैड इज हायर वोल्टेज, और VB कितना है 45 मिली वोल्ट, है ना। कुछ नहीं था, सिंपल हमें क्या करना था यहाँ पर, बस कितना में इंड्यूस होगा वो चेक करना था, उसके बाद में चेक करना था भैया क्या होगी इसकी डायरेक्शन। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं है। तो ये था बच्चों कि हमारा एक्चुअली अगर बात करें तो परमानेंट मैग्नेट्स, अर्थ मैग्नेटिज्म और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का जो हमारे कुछ चुनिंदा PYQs थे जो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले JEE मेंस के पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। हो सकता है आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके JEE मेन के शिफ्ट में देखने को मिले। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।